चलिए अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अभी तक हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कहानी जान ली कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। तो अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें पेंटोज शर्करा के रूप में पाया जाता है राइबोज शर्करा, प्लस इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाएगा। इसमें थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, चाहे डीएनए हो भाई चाहे आरएनए। मेरे भाई इसमें दोनों में सिर्फ 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। वैसे नाइट्रोजन क्षार 5 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। बाकी डीएनए और आरएनए में इनमें इन पांचों में से 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो वही हम बारी बारी से बात करेंगे कि आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड और डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनए के लिए। तो आरएनए में सबसे पहले हम लिखेंगे राइबोज शर्करा, प्लस फास्फेट समूह, प्लस नाइट्रोजन क्षार के रूप में सबसे पहला हम ले लेते हैं एडेनिन, दूसरा हम लिख लेते हैं राइबोसोम, राइबोज शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार के रूप में ले लेते हैं ग्वानिन। तो ये जो आपको राइबोज शर्करा और फास्फेट समूह 4 के चारों न्यूक्लियोटाइड में समान देखने को मिलेंगे। तो इसमें होगा राइबोज शर्करा, फास्फेट समूह और यहां पर हम लेते हैं नाइट्रोजन क्षार साइटोसिन। यहां हम बात कर लेते हैं राइबोज शर्करा, फास्फेट समूह, यहां पर हो जाएगा यूरेसिल। तो ये 4 प्रकार के आपको न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं। तो इनके नाम क्या क्या होंगे जरा उस पर गौर फरमाएंगे। तो इनके नाम की मैं बात करूं तो इनको हम बोलते हैं एडेनिलिक अम्ल, एडेनिलिक अम्ल। इसे हम बोलते हैं ग्वानिलिक अम्ल, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम बोलते हैं साइटोडिलिक अम्ल। अगर इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं यूरोडिलिक अम्ल। तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपको आरएनए में देखने को मिलेंगे। जब राइबोज शर्करा फास्फेट समूह के साथ एडेनिन जुड़ेगा तो उसे हम बोलेंगे एडेनिलिक अम्ल। जब राइबोज शर्करा फास्फेट समूह के साथ ग्वानिन जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे ग्वानिलिक अम्ल। और राइबोज शर्करा फास्फेट समूह के साथ जब साइटोसिन जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे साइटोडिलिक अम्ल। जब राइबोज शर्करा
और फास्फेट समूह के साथ यूरेसिल जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे यूरोडिलिकम। तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं आरएनए में। तो हम फटाफट बात कर लेते हैं कि वो कौन से 4 प्रकार हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं, इसको हम ऐसे रखेंगे, यहां हम लगाएंगे डीएनए, इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां हम लिखेंगे डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस सर्करा। बाकी सारी कहानियां सेम रहेंगी, यहाँ यूरेसिल के स्थान पे थाइमिन हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी राइबोस सर्करा दिख रहे हैं इनके सामने लग जाएगा डीऑक्सी, इनके साथ हम लगाएंगे डीऑक्सी, सभी के साथ हम डीऑक्सी का प्रयोग करेंगे। यहां भी होगा डीऑक्सी, यहां भी होगा डीऑक्सी और यहां पर यूरेसिल के स्थान पे हम सिर्फ लिखेंगे थाइमिन। यूरेसिल के स्थान पे मेरे भाई थाइमिन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, यहां पर जितने भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे सबके सामने लगा होगा डीऑक्सी। डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल, फिर हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, फिर हो जाएगा डीऑक्सी साइटोडिलिक अम्ल, इसके साथ हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल। तो ये आपको 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड दिखेंगे डीएनए में। तो अगर डीएनए में से आपको कुछ नहीं करना है, बस आरएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनके सामने डीऑक्सी और राइबोस शर्करा के सामने डीऑक्सी राइबोस शर्करा और यूरेसिल को हटा के सिर्फ थाइमिन जोड़ेंगे, आप आरएनए को परिवर्तित कर पाएंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में। इतना आसान होता है न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखना। बट इसमें याद रखना है कि यहाँ पर निलिक यूज हो रहा है और यहाँ पर डिलिक का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होंगे। ये तो कहानी रही न्यूक्लियोटाइड की। अब आगे हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होते हैं इनमें और कौन कौन से होते हैं। बात करेंगे हम न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोसाइड की, सॉरी, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह को हटा दिया जाएगा, इसमें सिर्फ पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम वही सेम प्रोसेस पे फॉलो करेंगे। पहले आरएनए का देखेंगे तो इसमें होगा राइबोस शर्करा, प्लस नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन के रूप में इसमें होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होंगे इसमें। अब बनते कैसे हैं जरा देख लेते हैं ध्यान से। यहां होगा राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा आपको दिख रहा है। राइबोस शर्करा के साथ हम ले लेते हैं एडेनिन, राइबोस शर्करा के साथ प्रयोग करते हैं एडेनिन। यहां पर हम बोलेंगे राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा के साथ आ जाएगा ग्वानिन। फिर क्या होगा तीसरे में, राइबोस शर्करा तो सेम वैसे रहेगा, यहां पर आ जाएगा साइटोसिन, राइबोस शर्करा सेम रहेगा इसमें भी और इसमें आ जाएगा यूरेसिल। तो मेरे भाई अब ये आपको 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, तो हमको बस इतना बात कर लेना है कि इनके नाम क्या क्या होंगे। तो इनके नाम अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन, इसे हम बोलते हैं ग्वानोसिन, ग्वानोसिन, इसे हम बोलते हैं साइटिडीन, इसे हम बोलते हैं यूरेडिन,
तो ये आपको 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आपको दिख जाएंगे आरएनए में। आरएनए के न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ राइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे। नाइट्रोजन क्षार के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा, इसमें थाइमिन अनुपस्थित होता है। तो जब हमने बारी बारी से देखा, तो जब हम राइबोस शर्करा में एडेनिन को जोड़ दिया, राइबोस शर्करा की बात करें, जब इसमें हमने एडेनिन जोड़ा तो बन गया एडेनोसिन, जब इसमें हमने ग्वानिन जोड़ा तो बन गया ग्वानोसिन, जब इसमें हमने साइटोसिन जोड़ा तो बन गया साइटिडीन, और जब हमने यूरेसिल जोड़ दिया तो बन गया मेरे भाई यूरेडिन। तो ये रही न्यूक्लियोसाइड की कहानी आरएनए में। अब ऐसे सेम टू सेम हम न्यूक्लियोसाइड की कहानी बात कर लेंगे डीएनए के लिए। अगर हम डीएनए के केस में बात करें तो यहां हम प्रयोग कर लेंगे डीऑक्सी, यहां हम लिख लेंगे सिर्फ डीऑक्सी, और यहां पर हम इनके सामने लगाते चले जाएंगे डीऑक्सी डीऑक्सी, यहां हम लगा लेंगे भी, यहां भी हम प्रयोग करेंगे डीऑक्सी। ये रही कहानी, सिंपल सी कहानी बनती चली जा रही है, आपको बस समझना है थोड़ा थोड़ा सा। यहां पर यूरेसिल के स्थान पे क्या लगा दिया जाएगा, थाइमिन। यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां पर चेंज कर लेते हैं, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आएगा डीऑक्सी, डीऑक्सी, एडिनोसिन, फिर क्या आएगा मेरे भाई डीऑक्सी ग्वानोसिन, फिर आएगा डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। ये रही कहानी न्यूक्लियोसाइड की, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, ये सारी कहानियां आपको सेम मिलेंगी। बस डीएनए की केस में बात करेंगे तो यहाँ पर थाइमिडीन हो जाएगा, और आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पर यूरेडिन हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, और सारे के नाइट्रोजन क्षार के सामने आपको डीऑक्सी डीऑक्सी प्रयोग करते चले जाना है। एडिनोसिन के सामने डीऑक्सी, ग्वानोसिन के सामने डीऑक्सी, साइटिडीन के सामने डीऑक्सी, तो सबके सामने डीऑक्सी डीऑक्सी प्रयोग करते चले जाना है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम एक छोटी सी ट्रिक की बात करेंगे जिसकी सहायता से हम इसके नाम को आसानी से लिख पाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, और ध्यान से एकदम मन लगा के ध्यान पूर्वक आपको सिर्फ बातें सुननी है, और आपके दिमाग में सारी बातें जाती रहेंगी, डाटा यहाँ का आपके दिमाग में ट्रांसफर होता रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जो हमको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को याद रखने में सहायता देगी। उसी छोटी सी ट्रिक से हम इसकी कहानी को एकदम क्लियर कर पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं नाइट्रोजन क्षार, यहाँ हम लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड, यहां हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड, और यहां हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। तो मैं भाई साहब आपको मैंने जब बताया था, मेरे भाई मैंने आपको जब बताया था नाइट्रोजन क्षार के बारे में, तो मैंने बोला था नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन में आता है एडेनिन, और दूसरा आता है ग्वानिन, ए जी। और उसके बाद हमने बात किया था पाइरिमिडीन की, पाइरिमिडीन की जब हमने बात किया था तो हमने बोला था पाइरिमिडीन में 3 आएंगे, एक आएगा साइटोसिन, एक दूसरा आता है जिसे हम बोलते हैं थाइमिन, तीसरे को हम बोलते हैं यूरेसिल। तो ये पाइरिमिडीन के अंतर्गत आने वाले नाइट्रोजन क्षार हैं, और प्यूरिन के अंतर्गत आने वाले एडेनिन और ग्वानिन हैं। इसको हम बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं यू। तो आपको प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आपको दिख रहे होंगे, और इन दोनों को मिलाएं तो 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार देखने को मिलेंगे। तो अगर प्यूरिन को जोड़ के हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के लिए हम लिखेंगे नीलिक अम्ल,
नीलिक एसिड। अगर हम प्यूरिन को जोड़ के न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, चाहे वो डीएनए का बनाए चाहे आरएनए का, तो यहां हम जोड़ते हैं सीन। यहां हम जोड़ेंगे मेरे भाई सीन का प्रयोग करेंगे और यहां पर नीलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। अगर पाइरिमिडीन जोड़ के हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, वो चाहे डीएनए का हो चाहे आरएनए का होवे, तो इसमें हम लिखते हैं डीलिक अम्ल, डीलिक एसिड। यहां हम लिखते हैं डीलिक अम्ल, यहां हम लिखते हैं नीलिक अम्ल। और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं न्यूक्लियोसाइड में डीन। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे न्यूक्लियोसाइड में डीन। तो ये आपको कहानी इस ट्रिक के माध्यम से, अगर इसको हम बोल लें नोट पॉइंट, तो इस नोट पॉइंट के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, उनके न्यूक्लियोटाइड को हम आराम से बना सकते हैं। अगर प्यूरिन को जोड़ के हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो हम जोड़ेंगे नीलिक अम्ल, अगर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो हम जोड़ेंगे सीन। अगर पाइरिमिडीन जोड़ के हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो हम जोड़ेंगे डीलिक अम्ल, अगर न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं तो हम जोड़ेंगे डीन। तो ये रही कहानी। इससे आपको एकदम बातें दिमाग में एकदम क्लियर रहेंगी और इससे आपको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बनाना बहुत ही आसान होता चला जाएगा। आपको याद नहीं रखना है कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होंगे, बस आपको नाइट्रोजन क्षार याद होने चाहिए और प्यूरिन पिरिमिडीन याद होना चाहिए। इतनी कहानी आपके दिमाग में होगी और सारी बातें आपके दिमाग में घूम फिर के चली जाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमें और मेहनत करने का एक हौसला देता है मेरे भाई। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी पढ़ाई को अब विधिवत ढंग से करते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर अब धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। तो इतना ही कहना है कि आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। बाकी और कहानियां हम अगली क्लास में डिटेल करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे डीएनए की संरचना कैसे होती है, डीएनए की संरचना की शुरुआत कहां से हुई है और किसके द्वारा सबसे पहले उसकी संरचना बनाई गई है। वाटसन और क्रिक के बारे में तो हम जानते हैं, बट उनसे पहले और किसने डीएनए के बारे में, उसकी संरचना के बारे में प्रस्तुति दिया था। तो इतनी बातें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।